अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ बद्दुआए इश्क बाय अरीशा खान पार्ट 5। बिया आखिर कब तक सोती रहोगी, उठ जाओ। क्या तुम्हें नहीं पता कि आज हानिया की रुखसती है। बिया जो अब तक मज़े से सो रही थी, सबाहत बेगम की आवाज़ पर उठ बैठी। उफ़ यार, क्या मसला है, कोई सुकून से सोने भी नहीं देता। वो आंखों को मसलते हुए मुंह बसोर कर कहने लगी, चलो उठो, अब 12 बज चुके हैं, शाम में मेहमान आएंगे, इतने काम हैं मगर तुम्हें कोई होश ही नहीं। कल को पराए घर जाऊंगी तो मियाँ और सास बातें सुनाएंगे, तो फिर आएंगी अक्ल ठिकाने। सबाहत बेगम की बात पर अनाया की आंखें फटी की फटी रह गई। हैं, ये क्या बोली जा रही हैं आप। कौन सास कौन सा शौहर, क्या हो गया आपको मॉम। जाहिर सी बात है, सारी ज़िंदगी तो हमारे सरों पर बैठी नहीं रहोगी ना कभी तो भी आना है ना तुम्हें। सबाहत बेगम कहकर कमरे से बाहर चली गई थी। क्या हो रहा है यार सबको। अभी इसे कुछ याद आया तो उसने अपना मोबाइल चेक किया और जिसका इंतज़ार था उसका मैसेज स्क्रीन पर चमक रहा था। बिया ने बेसब्री से लॉक खोल कर मैसेज रीड किया। अच्छा सा तैयार रहना और दुपट्टा लाजमी रखना हो। पता नहीं समझता क्या है खुद को, दिमाग चल गया है इसका। ये कहकर मोबाइल साइड टेबल पर रखकर शावर लेने चली गई। अरहम ने आने से पहले ही हमदानी साहब को इरादा बता दिया था, जब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इंतजामात करवाए थे। सभी मेहमान आ चुके थे। बिया हानिया के साथ कमरे में मौजूद थी। हल्का सा मेकअप अप किए, रेड कलर की मैक्सी पहने, रेड ही दुपट्टा लिए बहुत प्यारी लग रही थी। जबकि सबाहत बेगम ने ज़बरदस्ती वाइट कलर की वाइट कलर की फ़्रॉक पहनने का कहा था, और आज तो दुपट्टा भी कांधे पर था। मुलाजमा ने जैन और आमिना के आने की इतला दी, साथ ही अरहम और उसकी अम्मी का भी बताया, जिसका सुनकर बिया को कुछ अजीब सा लगा। मगर उसने सोचा ये भी हो सकता है कि जैन अरहम का दोस्त है, इसलिए बाराती बनकर उनके साथ आया होगा। बिया हानिया के साथ सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ रही थी, जहाँ सारे मेहमान जमा थे। वहीं अरहम की नज़रें बिया पर जमी हुई थी। वो आज ज़रूरत से कई ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आमिना बेगम ने हानिया और जैन को साथ सोफे पर बिठाकर कुछ रस्में की, और फिर सब रस्मों के बाद सब अपनी जगह बैठ गए। जबकि नूरैन बेगम उठकर बिया के पास आई, जो बिया को कुछ अजीब लगा। सफदर भाई, सबाहत बहन, जैसा कि आपको अरहम ने पहले ही बता दिया था, मगर मैं दोबारा इसे दोहरा रही हूँ, उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। अरहम मुस्कुराया था, क्योंकि बिया उसे आंखें दिखाकर इशारे से इस सूरत हाल का मतलब पूछ रही थी। वहीं जैन और हानिया भी मुस्कुरा रहे थे। शायद बिया के अलावा इस बात का इल्म सबको था। सबाहत बहुत बहन, मैं अपने बेटे अरहम के लिए आपकी बेटी अनाबिया का हाथ मांगती हूँ। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो एक छोटी सी रस्म कर दें इन दोनों की। फिर क्या होना था, बिया के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वरना समझी में बराबर बैठी वो नासमझी में बराबर बैठी नूरैन को, फिर हानिया को, फिर जैन को, और आखिरी में अरहम को देख रही थी। नूरैन बहन, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आपका बेटा माशाल्लाह से बहुत अच्छे इखलाक का है, बहुत समझदार सुलझा हुआ लड़का है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमदानी साहब की बात पर बिया ने बेयकीनी की कैफियत में उन्हें देखा। हमदानी साहब के कहने पर अरहम उठकर बिया के बराबर आ बैठा। नूरैन बेगम के हाथ से अंगूठी लेकर उसने बिया की उंगली में पहना दी। बिया बिल्कुल भी इन सब के लिए राज़ी नहीं थी, मगर वो इस भरी महफिल में अपने बाबा को रुसवा नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोशी इख्तियार किए हुए थी। रात का 1 बजने को था। दूसरी तरफ रात का 1 बजने को आया था। शाहजेब ने खुद को बहुत मुश्किलों से रोके रखा था, मगर अब हद हो गई थी। पहले उसने अनाया को कॉल की, मगर किसी ने रिसीव नहीं की। फिर शाहजेब ने जाने क्या फ़ैसला किया। तकरीबन कुछ ही मिनट में वो उस जगह खड़ा था, मगर वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी, सिवाय एक गाड़ी के शायद उस अपार्टमेंट में कोई था। शाहजेब ने गाड़ी दरवाजे के सामने रोकी और बेल बजाई तो अंदर से एक लड़की निकल कर आई। जी आप कौन। मैं शाहजेब, अनाया का कज़िन। वो कहाँ है, प्लीज़ उसे बुला दें। शाहजेब ने उस लड़की को सर पैर देखा। वो किसी मॉडर्न घराने की मालूम होती थी। वो तो काफ़ी देर पहले शहरियार के साथ जा चुकी है, मगर कहाँ। शाहजेब हैरान हुआ, ये तो मैं भी नहीं जानती। ओके थैंक्स। शाहजेब की परेशानी अब मज़ीद बढ़ गई थी। वो तकरीबन 1 घंटे तक अनाया को तलाश करता रहा, मगर वो कहीं किसी भी रास्ते नज़र न आई, ना ही शहरियार की गाड़ी कहीं नजर आई। या अल्लाह, मेरी अनाया को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना और उसकी इज्जत पर हर्फ ना आने देना। शाहजेब का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, उसे जान जाती दिखाई दे रही थी।
अनाया बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी थी। उसे कोई होश न था, मगर जब होश आने लगा तो उस बेड पर उसके अलावा कोई न था। आंखों में आंसू लिए मुसलसल रोई जा रही थी। गर्दन से लेकर जिस्म के हर हिस्से पर पड़े निशानात शहरयार की शिद्दत का मुंह बोलता सबूत थे। वो बहुत मुश्किल से उठी। अपने आप को उस हालत में देखकर उसको खुद से नफरत हो रही थी। आखिर किस तरह वो इस हैवान पर भरोसा कर गई थी। चादर हटाकर अपने जिस्म पर पड़े निशानात और नाखून की खरोंच देखकर उसके आंसू और भी ज़्यादा गहरे हो गए। अपने बेजान वजूद पर कपड़े पहनकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने अपना पर्स लिया और भागने वाले अंदाज में वहां से चली गई। सुनसान सड़कों पर रात के इस पहर वो भागती हुई न जाने किस सिमत तो जा रही थी। जब ही कार से हिट होते होते बची, वो किसी और की नहीं बल्कि शाहजेब की ही कार थी। शाहजेब जल्दी से निकल कर बाहर आया और अनाया को उस हालत में देखा। अनाया, क्या हुआ है तुम कहाँ थी और ये क्या हाल? मैं बर्बाद हो गई शर्जी। ये सुनने की देर थी जब मजीद कोई भी सवाल किए बिना अपना कोट उतार कर अनाया को पहनाया और गाड़ी में बैठाकर घर की तरफ रवाना हो गया था। न जाने अब क्या होने वाला था। मैंने कहा था ना कि सोच लो, मगर तुम्हें लगा मैं इतनी आसानी से पीछा छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ मिस बिया हमदानी, मैं अरहम अब्बास खान हूँ। मैं सिर्फ सोचने का वक्त देता हूँ। अगर सामने वाले को मजाक लगता है तो फिर मेरे अगले अमल पर उसे सोचने का वक्त नहीं मिलता, बल्कि पछताने के लिए काफ़ी वक्त रह जाता है। हानिया की रुखसती के बाद बिया अपने कमरे में आ गई थी। खाना खाया उसने खाना खाया, ना अपने बाबा से बात की। वो इस वक्त गुस्से में और हैरानी के मिले जुले तासुरात में मुब्तला थी। इतने में अरहम का मैसेज आया, भाड़ में जाओ तुम। बिया ने मोबाइल उठाकर बेड से नीचे फेंक दिया, मगर बड़ी बात है वो टूटा नहीं। बिया, मुझे तुमसे बात करनी है। हमदानी साहब बिया के कमरे में आए, क्योंकि उसे मनाना भी तो था ना। बाबा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाए प्लीज़। बिया ने दूसरी तरफ मुँह करके कहा। हमदानी साहब बिया के बराबर बैठे और प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, मैं जानता हूँ मैंने इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं की थी, लेकिन मुझे भरोसा है तुम इसके साथ खुश रहोगी। जब आपने सब कुछ अकेले ही प्लान कर लिया तो आप इधर मुझे मनाने आए हैं। बिया ने आंखों में आंसू लिए कहा। अरे मेरा शेर बेटा रो रहा है। सफदर साहब ने बिया को गले लगाया। बाबा, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? अभी तो मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई और आपने यूँ अचानक मेरी मंगनी कर दी, और वो भी उस अरहम के साथ। बिया ने हिचकियों से रोते हुए ये अल्फाज कहे थे। बिया बेटा, तुम जानती हो ना, 5 साल पहले होने वाले वाक़ये के बाद मैं कितना टूट चुका था। फिर मुझे तुमने संभाला। तुमने अपने बाबा को हौसला दिया कि बाबा मैं हूँ ना, आप रोते क्यों हैं? मैं आपका शेर बेटा हूँ ना। उसके बाद से मेरी सारी उम्मीदें मेरी इस बेटी से वाबस्ता है। मुझे पता था तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। जब भी मैंने तुम्हारी और अरहम की मंगनी कर दी। बेटा, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैंने उसकी आंखों में हमेशा तुम्हारे लिए प्यार देखा है। सफदर साहब की आंखों में भी आंसू आ गए थे। बिया बेटा, मेरा भरम रखो, अपने बाबा को रुसवा ना करो, कबूल कर लो और अरहम को अपनी ज़िंदगी में। और मैंने इतना बड़ा फैसला कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना। अब ये आंसू साफ करो। शेरनियाँ कभी रोया नहीं करती। बिया अपने बाबा के हर फैसले को हमेशा सर आँखों पर रखती थी, उनकी हर बात मानती थी। तो फिर आज वो हमदानी साहब का सर झुकने कैसे दे सकती थी? बाबा, ठीक है, मुझे मंजूर है आपका हर फैसला, मैं राज़ी हूँ, लेकिन सिर्फ आपके लिए, आपकी वजह से। लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। हमदानी साहब उसके राज़ी होने पर बहुत खुश हुए थे। कहो बेटा, कैसा वादा? बाबा, ये आपको मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है ना बाबा? मियाँ ने अपनी छोटी सी सुर्ख नाक को मसलते हुए कहा, जिस पर हमदानी साहब मुस्कुराए। चलो अब खाना खाओ आकर, शाबाश। ये कहकर वो बिया को साथ लेकर डाइनिंग हॉल में चले गए। बिया जब सोने के लिए कमरे में आई तो याद आया उसका फ़ोन तो नीचे ही पड़ा था। उसने फ़ोन उठाया तो नज़र उस स्क्रीन पर गई जहां अरहम के बहुत से मैसेजेस और कॉल्स जमा थी। आखिर ये पागल तो नहीं हो गया, मंगेतर बन गया तो अब क्या हर वक्त मेरा सर खाता रहेगा? अभी वो बेड पर आकर बैठी ही थी जब अरहम ने दोबारा कॉल की। बिया ने गुस्से से रिसीव करके सख्त लहजे में कहा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? हाँ, कितनी बार बताओ, मसला है इश्क मोहब्बत। अरहम ने सरगोशीनुमा अंदाज में कहा, जबकि बिया को उसका छिछोरापन कहाँ पसंद था। कहो कि फ़ोन किया, मैं बहुत बिजी हूँ। कहाँ बिजी हो डार्लिंग? अरहम ने फ़ोन से उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा। अपने बॉयफ्रेंड के साथ। बिया ने उसे जलाने के लिए कहा, जिस पर अरहम ने हंसना शुरू किया। बॉयफ्रेंड, वो भी तुम्हारा? हा 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 हा। उसकी हंसी इस वक्त बिया को जहर लग रही थी। ये बंदरों की तरह क्यों हंस रहे हो? मैंने कोई जोक तो नहीं किया।
जोक ही तो किया है, मतलब कुछ भी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने से अच्छा बंदा सर्फ खाकर खुदकुशी कर ले। मिस बिया हमदानी, तुम्हें झेलने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं होगी सिवाय मेरे। तुम्हें सिर्फ मैं ही झेल सकता हूँ। बिया की बोलती बंद हो गई। उसके पास और कोई अल्फाज नहीं थे। उसने फ़ोन काट दिया जब जस्ट नाउ पर अरहम का मैसेज आया। कभी बेवफाई का जुल्म तो कभी बात ना करने का बहाना। कसम खुदा की अगर हम तेरे आशिक ना होते तो तेरे कातिल ज़रूर होते। बिया की आंखें खुली की खुली रह गई थी, जबकि दूसरी तरफ अरहम ने बिया के कॉल काटने पर उदास बैठा था। यार, इस लड़की के दिल में कोई फीलिंग्स है भी या नहीं। रात के दूसरी तरफ रात के 2 बजे शाहजेब अनाया को लेकर घर आया, क्योंकि शाहज़ेब बेगम तो पहले ही नींद की दवा लेकर सो चुकी थी, इसीलिए कोई सवाल करने वाला ना था। शाहजेब बज़ाहिर तो नॉर्मल दिखाई दे रहा था, अंदर से उसका दिल कटा जा रहा था कि आखिर अनाया के साथ हुआ क्या है। क्या किया है शहरयार ने अनाया के साथ, जो अनाया इस हाल में आधी रात में सुनसान सड़क पर भाग रही थी। अनाया सीधा अपने कमरे में चली गई। शाहजेब ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो अंदर से दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। शाहजेब अपने कमरे में चला गया। 5 मिनट तक वो मुसलसल कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाता रहा। वो परेशान था बहुत। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ सोचकर वो दोबारा अनाया के कमरे के बाहर गया, मगर अंदर से हल्की हल्की रोने की आवाज़ें आ रही थी। शाहजेब परेशान हुआ। उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। ये आवाज़ें बाथरूम से आ रही थी। शायद अनाया अंदर थी। अनाया, अनाया, क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज़ बाहर आओ अनाया। शाहजेब का पूरा वजूद पसीने में शराबूर हो रहा था, मगर अंदर से रोने की आवाज़ें कम ना हुई। साथ ही पानी गिरने की आवाज़ें भी आ रही थी। अनाया शावर के नीचे बैठी मुसलसल रो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके जख्मों पर पानी किसी आग की तरह लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थी। दिल तेज तेज धड़क रहा था। मैं बर्बाद हो गई शहरयार। शहरयार, तुमने बर्बाद कर दिया मुझे। अनाया, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज़ बाहर आओ। शाहजेब की आवाज़ पर वो खड़ी हुई, शावर बंद किया और बाहर आई, मगर जब बाहर आई तो उसके गले में दुपट्टा नहीं था। इसलिए गले पर पड़े निशानात और उसकी फ़्रॉक की आस्तीन जो फटी हुई थी, जिससे कंधा साफ वाज़ेह हो रहा था। शाहजेब के पैरों तले ज़मीन निकल गई। शाहजेब उसके करीब आया। अनाया, ये सब क्या क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये सब किसने किया है? बताओ मुझे, खुदा का वास्ता है, कुछ तो बोलो। उसे इस हालत में देखकर शाहजेब के जहन में जो आ रहा था वो दुआएं कर रहा था। ये ऐसा ना हुआ हो, मगर किस्मत को शायद यही मंजूर था। शहरयार ने किया है ये सब। शहजी, उसने मेरी इज्जत पर। वो फिर से रोने लगी, जबकि आंसू तो शाहजेब की आंख में से भी निकला था, मगर इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी अनाया को संभालना था। शाहजेब ने उसे सोफे पर बिठाया और वार्डरोब से कपड़े निकाल कर अनाया को दिए और ख़ुद बाहर चला गया। अनाया जब कपड़े बदल चुकी थी तो शाहजेब उसके पास आया। फिर अनाया ने उसे सब कुछ बताया, जिसको सुनकर शाहजेब के दिल में आग जल रही थी। हाँ, वो अंदर से जल रहा था। उसका खून खौल रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो शहरयार की जान ले ले, मगर अभी इस मसले का हल निकालना ज़रूरी था कि आगे करना क्या है। सुबह का वक्त था जब किसी की रोने की आवाज़ों से उसकी आँख खुली, मगर सर अब भी चकरा रहा था। उसने आवाज़ों की सिमत देखा तो बेड से नीचे थोड़े फासले पर बैठी लड़की पर गई। वो हिचकियों से रो रही थी। शहरयार उसकी शक्ल देख नहीं पाया था, क्योंकि वो लड़की हाथों में मुँह छुपाए रो रही थी। बहुत मुश्किल से शहरयार बेड से उठ बैठा। जब अपने जिस्म पर नज़र गई, वो बिना शर्ट के सो रहा था, मगर ये कौन सी जगह थी जहाँ वो इस वक्त था? और वो लड़की कौन है जो रो रही है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उठा और लड़खड़ाता हुआ उस लड़की के करीब जा बैठा। सुनो, कौन हो तुम? क्यों रो रही हो तुम? शहरयार ने उसके हाथ पर हाथ रखकर पूछा। तभी अचानक उस लड़की ने शहरयार का हाथ झटका और दूर हुई। मगर ये क्या? ये तो आलिया थी। प्लीज़ दूर हटो, अब कुछ मत करना मेरे साथ, प्लीज़ दूर हटो। आलिया, तुम? उसे रात वाला मंजर याद आने लगा, मगर वो जिसके साथ रात कमरे में था वो अनाया नहीं बल्कि आलिया थी। तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हें और अनाया को एक करने का फ़ैसला किया, मगर तुमने बदले में क्या किया? तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। वो चीख चीख कर कह रही थी, जबकि शहरयार खाली नज़रों से उसे देख रहा था। नहीं, ये क्या क्या ये झूठ? शहरयार ने उससे दूर होकर कहा।
हाँ, मुझे पता था तुम यही कहोगे, तुम्हारा मतलब जो निकल गया। आज तुम मुझसे मंगनी खत्म करके अनाया को अपना लोगे। आलिया ने रोते हुए कहा और वहाँ से भागकर बाहर जाने लगी। जब शहरयार ने उसे रोका, हाथ छोड़ो मेरा और डरो मत, मैं किसी को तुम्हारी असलियत नहीं बताऊंगी। अब मेरा जीना जायज़ नहीं, मैं मरने जा रही हूँ। वो फिर से जाने लगी जब शहरयार ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। पागल हो गई हो तुम, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम आलिया, शहरयार ने उससे उसके अंदाज में चीख कर कहा। हाँ तो क्या करूँ मैं, हाँ तुम प्यार अनाया से करते थे, मगर कल रात जब तुम्हारी तबीयत खराब हो रही थी तब कहाँ थी तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी अनाया? मैं बताऊँ कहाँ थी? बहुत ज़्यादा रात का बहाना बनाकर शाहजेब के साथ जा चुकी थी वो। मैं थी तुम्हारे पास क्योंकि मुझे फिक्र थी तुम्हारी, मगर तुमने तो मुझे इस्तेमाल किया। एक बात बताओ, तुमने जो मेरे साथ किया है इसके बाद कौन अपनाएगा मुझे? मैं अपनाऊंगा तुम्हें। ये कहने की देर थी जब वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी, जबकि शहरयार को कुछ याद न था। इसलिए वो आलिया की बातों पर यकीन करता गया और अनाया को यूं उसे उस हालत में छोड़कर शाहजेब के साथ जाना उसके दिल में आग लगा गया था। उसने सोच लिया था कि वो अब हर कीमत पर आलिया से शादी करेगा, क्योंकि उसे बर्बाद करने वाला भी तो वही था। हाँ हाँ, वाकई ये तो कमाल हो गया। फिर मैं आज ही वहाब से बात करती हूँ कि वो भाई से शादी की बात करे। समरीन बेगम कल रात से लेकर सुबह तक होने वाले वाक़े के बारे में जानकर अपनी बेटी पर फ़ख्र महसूस कर रही थी। जी मॉम, आप अब जल्द से जल्द उनसे बात करें और खाला से भी, ताकि हमारी शादी जल्द हो जाए, वरना ऐसा ना हो ये शहरयार फिर से किसी किसी तरह उस लड़की के पीछे पड़ जाए। आलिया ने चाय का सिप लेकर कहा, उसकी तुम फिक्र ना करो, बस देखो किस तरह मैं तुम दोनों की शादी के लिए जल्दी करती हूँ। आलिया और समरीन बेगम बड़े खुश थे। आज उनका घटिया मंसूबा जो कामयाब कर गया था। दूसरी तरफ हमदानी साहब उसे लेने आ चुके थे, जबकि वो बहुत डरी हुई थी कि आखिर जो उसके साथ हो चुका है इसके बाद वो किस तरह अपने घर जाएगी। अभी वो सूटकेस तैयार कर ही रही थी जब शाहजेब उसके कमरे में आया। अनाया, तुम ठीक हो ना? शाहजेब ने उदास लहजे से पूछा। इतना कुछ हो चुका है मेरे साथ, क्या अब भी आपको लगता है मैं ठीक हूँ? अनाया ने लाल सुर्ख आंखें लिए कहा, जबकि शाहजेब खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। मैंने फैसला कर लिया, अनाया ने आंसू साफ करते हुए कहा। कैसा फैसला? बाबा को अपने और शहरयार के बारे में बता दूंगी। व्हाट? अनाया, होश में तो हो? जानती भी हो वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ? तो और क्या करूं, अगर बाद में उन्हें पता चल गया तो? ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम अनाया, प्लीज़ अभी चुप रहो, बाकी मैं खुद संभाल लूँगा। और अगर शहरयार का मैसेज आए तो प्लीज़ उससे कोई बात ना करना, वो एक घटिया इंसान है। शाहजेब की बात शाहजेब की आंखों में खून साफ दिखाई दे रहा था। कैसे संभालेंगे आप? अनाया, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और अभी चाचू के साथ चली जाओ। मैं कुछ ही दिनों बाद बिजनेस के सिलसिले में कराची आऊँगा, मैं सब संभाल लूँगा। शाहजेब ने उसे हौसला दिया और उसके साथ होने का यकीन दिलाया। फिर अनाया उसकी बात पर यकीन करके अपने बाबा के साथ कराची चली गई। हाँ ज़रूर, मगर तुम्हारी शादी की तकरीब हम कराची में ही करेंगे, वहाँ सारे रिश्तेदार हैं इसलिए। और फिर तुम्हारे बाबा और चाचू का ऑफिस भी तो वहीं शिफ्ट होने वाला है ना। शहरयार ने नूरैन बेगम से शादी की बात की थी, जिस पर नूरैन और वहाब साहब राजी थे। वहाब वहाब साहब और समरीन बेगम भी वहीं पर मौजूद थे। ठीक है, फिर कल ही मैं तुम सबको कराची वाले घर में भेज रहा हूँ। तुम लोग वहीं अपनी शादी की शॉपिंग कर लेना, ठीक है? वहाँ साहब की बात पर आलिया मुस्कुराई थी, मगर शहरयार अब भी परेशान था और दिल ही दिल में अनाया को याद कर रहा था। लेकिन उसकी तरफ से बदगुमान भी था कि वो अपने कज़िन के साथ चली गई थी। ये जानकर भी कि शहरयार की तबीयत ख़राब हो रही है, उसके अंदर अब हिम्मत नहीं थी कि अनाया से बात करे, इसलिए उसने पलटकर अनाया को मैसेज तक ना किया था। और करता भी कैसे? क्या कहता आखिर कि वो एक बार फिर से अनाया को धोखा दे गया है? वरना अनाया के जाने की सुनकर इस बात को वजह बनाकर वो उसे छोड़ तो नहीं सकता था, ये इतनी बड़ी वजह तो ना थी। दूसरी तरफ अपने रूम में खुशामदीद बेगम जी जैन हानिया को कमरे में लेकर आ गया था। भले से ही इन दोनों का निकाह बहुत बुरे हालात में हुआ था, मगर जैन ने कोई कसर न छोड़ी थी। घर के गेट से लेकर घर की हर दीवार फूलों से सजाई गई थी, जबकि इन दोनों का कमरा तो जन्नत की तरह सजाया गया था। हर तरफ फूल बिखरे हुए थे, ड्रेसिंग टेबल पर फूलों के बुके रखे हुए थे। हानिया चलती हुई कमरे तक आई थी जब जैन के खुशामदीद कहने पर सारे फूल हानिया पर गिरने लगे थे। ये सिस्टम जैन ने खुद बनाया था। कैसा लगा हमारा कमरा बेगम जी? बहुत अच्छा जैन। हानिया बेड पर बैठकर कमरे में रखी हर चीज़ देख रही थी। कितनी तरतीब से रखी गई थी ये सारी चीज़ें।
डेकोरेट काफ़ी अच्छा किया हुआ है। मैंने अपने हाथों से जो किया है बेगम जी, तो आपको पसंद तो आएगा ना, आएगा ही ना। जैन ने उसके करीब आकर कहा और अब वो उसके बराबर बैठ चुका था। हानिया का हाथ थाम कर वो उसकी आंखों में देख रहा था। कितना प्यार करता था वो उससे, मगर ये अब भी नहीं जानता था कि वो उससे भी पहले से उससे मोहब्बत करती है। जैन ने अपनी जेब से एक डिब्बी निकाली जिसमें एक खूबसूरत सी अंगूठी थी। जैन ने उसकी उंगली में पहनाई, जो कि खूबसूरत हाथों को और भी ज़्यादा हसीन बना रही थी। जैनी, कितनी खूबसूरत रिंग है ना। थैंक्स। मगर तुमसे ज़्यादा नहीं। जैन ने उसका हाथ चूमते हुए कहा, जिस पर हानिया का दिल धड़का था। जैन उसके और भी ज़्यादा करीब आ गई जैन उसके और भी ज़्यादा करीब आया और उसके माथे पर बोसा दिया, जिससे हानिया ने आंखें बीच ली। हानिया, एक बात बताओ, तुम मुझसे कब से मोहब्बत करती थी? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? हानिया ने सिर झुकाए पूछा। जब तुम्हारा वो ब्रेसलेट मुझे मिला था ना, उसके बाद ही मुझे पता चला कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। तो अब बता दो ना प्लीज़ कि तुम कब से मुझ पर आशिक थी? जैन की बात पर हानिया की हंसी निकल गई। मैं कोई जीनिया चुड़ैल हूँ जो आप पर आशिक हो जाऊंगी? हानिया ने हंसते हुए कहा, जो भी, मगर प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम कब से मुझे पसंद करती थी? जब मेरा पहला दिन था इस यूनिवर्सिटी में, जब आपने मुझे क्लास में वेलकम कहा था, आप मुझे सबसे अलग लगे थे और तब से ही मेरे दिल में आपके लिए जज्बात उभरने लगे थे। जैन हानिया की बात पर बहुत हैरान हुआ था। मतलब पूरे 2 सालों से? जी। तो पागल, फिर कभी बताया क्यों नहीं मुझे? जैन ने हानिया की गाल खींचते हुए कहा, तो कैसे बताती आपको? आपकी तो इतनी सारी दोस्तें थी जो हर वक्त आपके इर्द गिर्द मौजूद रहती थी। जेलेसी, हाँ। हानिया के मुंह बसोरने पर जैन मुस्कुराया था, जबकि अब वो और भी ज्यादा करीब आ गया था। हानिया का दुपट्टा उतार कर उसने टेबल पर रख दिया और अब वो उसकी सांसों को महसूस कर रहा था। आई लव यू मेरी चश्मिश चूसी। ये कहकर वो हानिया को मौका दिए बिना उसकी लबों को कैद कर चुका था। हानिया उसकी गर्म झुलसती सांसों को महसूस करते हुए आंखें बंद कर गई थी। जैन सारी रात उस पर अपनी शिद्दतों की बारिश करता रहा। उसको एक लम्हे भी उससे दूर करने के लिए तैयार न था। हानिया उसकी बाहों में कैद होकर खुद को बहुत महफूज महसूस कर रही थी। शायद यही एक पाक मोहब्बत की आखिरी मंजिल थी। उनके इंतज़ार का सफ़र ख़त्म हो चुका था। वो दोनों राज़ी थे दिल से एक दूसरे के लिए। वो दोनों अब मुकम्मल हो चुके थे। दूसरी तरफ अनाया जब से कराची आई थी, कमरे में बंद होकर रह गई थी। न जाने कितने दिन गुजर गए थे। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रही थी, लेकिन शाहजेब रोज़ उसे कॉल करता था उसकी तबीयत मालूम करने के लिए, मगर उस रात के बाद अब तक शहरियार ने उसे कॉल नहीं की थी। अनाया समझ चुकी थी कि वो उसे धोखा दे कर जा चुका है। उसने अपना मकसद पूरा कर लिया था, तो अब वो उसे क्यों पूछता, क्यों ढूंढता? सफदर साहब ने शाहजेब और शाहजेब बेगम को कराची आने के लिए कहा था, क्योंकि शाहजेब को अब फिर से मुल्क से बाहर जाना पड़ रहा था, जिस वजह से एक बार फिर से शाहजेब बेगम अकेली पड़ जाती। इसलिए सबाहत बेगम के बहुत इसरार करने पर वो आने के लिए राज़ी हो गई थी। सफदर साहब ने सबाहत से अनाया और शाहजेब के लिए बात की थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मिजाज के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट थे। आज शाहजेब शांजे बेगम के साथ कराची आ गया था और उसके दिल में कुछ था जो वो अनाया को कितने सालों से कहना चाहता था, मगर डरता था कहीं वो उससे खफा ना हो जाए, कहीं वो इनकार ना कर दे। लेकिन इस बार ये जानते हुए भी कि अनाया को शहरियार इस्तेमाल कर चुका है, शाहजेब उसे अपनाना चाहता था, उसे इजहार मोहब्बत करना चाहता था। ये उसकी एक तरफा मोहब्बत थी जिसको दिल में लिए वो हजार दुख बर्दाश्त कर चुका था, मगर ये मोहब्बत कभी कम नहीं हुई थी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसी हैं आप? शांति और शाहजेब घर में दाखिल हुए थे जब सबाहत बेगम ने प्यार से अपनी बहन को गले लगाया। वालेकुम अस्सलाम सबाहत, मैं ठीक, और तुम कैसी हो? उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया था, जबकि अब वो लोग ड्राइंग रूम में आ चुके थे। जब सीढ़ियाँ उतरते हुए भागने वाले अंदाज में बिया शांजे बेगम के पास आई और गले लग गई। अस्सलाम वालेकुम खाला जानी, कैसी है आप? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया था। आई लव यू। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। शाहजेब ने शफकत से बिया के सर पर हाथ रखा। बिया ने शाहजेब को सलाम किया और हमेशा की तरह उसे शरारतें करने वाले अंदाज में कहने लगी, शहजी भाई क्या ख्याल है फिर हो जाए एक क्रिकेट आज शाम? हाँ हाँ, क्यों नहीं पार्टनर। शाहजेब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जबकि शाहजेब की नजरें अनाया की तलाश में थी और ये तलाश खत्म हुई जब अनाया सामने से आई और शाहजेब बेगम को सलाम किया। एक नज़र शाहजेब पर डालकर वो अपने कमरे में वापस चली गई। शाम की चाय सब लॉन में बैठकर पी रहे थे, जबकि शाहजेब और बिया
क्रिकेट खेलने में बिजी थे और अनाया बैठकर उन्हें देख रही थी। सबाहत, अनाया को क्या हुआ है? इसका चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? शाहज़ी बेगम ने फिक्रमंदाना अंदाज में पूछा। बच्चों, पता नहीं इसे क्या हो गया। जब से इस्लामाबाद से आई है अपने कमरे में ही रहती है, किसी से ज़्यादा बात तक नहीं करती। शायद आप लोगों को याद करती होगी, लेकिन अब आप आ गई है ना, संभालिएगा इसे। आखिरी जुमला सबाहत बेगम ने मुस्कुराकर कहा था। अच्छा सबाहत, मैं कह रही थी कि अगर तुम और सफदर भाई राजी हो तो हम अनाया और शाहजेब के बारे में कुछ सोचें। जी जी, क्यों नहीं बच्चों, मैं भी सफदर से यही कह रही थी कि अब अनाया की पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई, अब उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। वो दोनों मुस्कुराकर बातें कर रही थी जब सफदर साहब भी आकर उन दोनों की बातों से इत्तफाक करने लगे। शाहजेब बेटा, इधर आना। शाहजेब बेगम ने मुस्कुराते हुए शाहजेब को बुलाया। बेटा, तुम अनाया और बिया को लेकर कहीं आउटिंग पर चले जाओ, उससे अनाया का दिमाग भी बढ़ जाएगा। जी अम्मी, ज़रूर। ये कहकर वो वापस बिया के साथ खेलने लगा। दोनों फैमिलीज को कराची आए आज 2 दिन हो चुके थे। वहाज साहब के कहने पर शहरियार आलिया को लेकर शॉपिंग पर चला गया था। वो दोनों शॉपिंग के लिए उसी मॉल में आए थे जहां अनाया, अनाबे और शाहजेब भी आए हुए थे। बिया मेंसवेयर शॉप में चली गई थी जहां वो लड़कों के कपड़े खुद पर लगाकर चेक कर रही थी, जबकि अनाया और शाहजेब ऊपर बने रेस्टोरेंट के सामने शॉप पर खड़े थे। सामने कुर्सियों पर शहरियार आलिया के साथ बैठा हुआ था। जब शहरियार की नज़र अनाया और शाहजेब पर गई, वो एक पल के लिए ये भूल गया था कि वो तो अनाया का सामना भी नहीं करना चाहता था। वो अनाया के सामने जा खड़ा हुआ था। अनाया अनाया ने पलट कर देखा तो साकित हो गई, जबकि शाहजेब मुट्ठी दबोच कर रह गया। ओह, तो तुम अपने कजिन के साथ बड़ी खुश नजर आ रही हो, शहरियार ने तंजिया लहजे में कहा, जबकि शाहजेब अनाया को पीछे करके खुद सामने आया। अभी शाहजेब कुछ कहता जब अनाया ने उसका हाथ पकड़ा। शहजी, चले यहाँ से प्लीज। ओह, तो तुम दोनों यहाँ डेट मारने आए हो? आलिया ने शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। शहजी, प्लीज चले यहाँ से। अनाया उस घटिया इंसान की शक्ल बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी। बहुत होशियार हो तुम लोग, तो मोहब्बत में जनाजे के पीछे पीछे जनाजा लगाते हैं, मगर तुमने तो मुझे उस वक्त छोड़ा जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो कितनी ढिठाई से खड़ा झूठ बोल रहा था। बात सुनो तुम शहरियार, अपनी हद में रहो, शाहजेब ने उसे गुस्से से कहा। तुम होते कौन हो मुझे मेरी हद याद दिलाने वाले? हाँ, तुमने मेरी मोहब्बत को छीना था मुझसे। वो आखिर कहना क्या चाह रहा था? अनाया और शाहजेब दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जबकि अनाया अब कुछ समझना भी नहीं चाहती थी। शहरियार, चलो ना, इस घटिया, बेगैरत और गिरे हुए लोगों के मुंह लगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं तुम्हें। तुम इनकी डेट खराब ना करो। देखो किस तरह बेशर्मी से अपने आशिक का हाथ पकड़े खड़ी है वो। आलिया ने शहरियार के कंधे पर हाथ रखते हुए एक अदा से कहा। खबरदार, अगर अनाया के किरदार के बारे में कुछ अल्फाज गलत कहे, मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा कि तुम एक लड़की हो। शाहजेब ने उसे उंगली से वार्न करते हुए कहा, जबकि अनाया की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने शाहजेब का हाथ पकड़ा और लेकर वहां से चली गई, जबकि शहरियार ये मंजर देखकर अंदर से जल रहा था। देखा ना तुमने, मैंने सही कहा था ना कि उस रात तुम्हें इस हाल में छोड़कर देर होने का बहाना बनाकर वो अपने कजिन, सॉरी आई मीन अपने उस आशिक के साथ वक्त गुजारने चली गई थी, और पलटकर पूछा भी नहीं उसने तुम्हें। शायद सही कह रही हो तुम। शहरिया ने गुस्से से टेबल से मोबाइल उठाया और वहां से चला गया। ओहो, तो तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? आज तो बाहर डिनर का इरादा था ना तुम्हारा? सबात बेगम ने उन तीनों को आते हुए पूछा। जी मॉम, दी की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए हम उन्हें घर ले आए। अनाया तबीयत का बहाना बनाकर घर जाने का कह रही थी, मगर उसकी अब सच में तबीयत खराब हो रही थी। वो कमरे में आकर वॉशरूम चली गई। उसका दिल खराब हो रहा था, शायद उल्टी भी हो गई थी। शाहजेब उससे बात करने उसके कमरे में आया, मगर वो वहाँ नहीं थी। जिससे वो वापस पलटने लगा। अनाया वॉशरूम से बाहर आई। अभी वो उसे कुछ कहता वो बेहोश होकर गिरने ही लगी थी जब शाहजेब ने उसे सहारा दिया। अनाया, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? ये कहकर उसने अनाया को गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया। न जाने अब कौन सा पहाड़ टूटने वाला था अनाया पर। शाहजेब ने बाहर जाकर सबको अनाया की तबीयत का बताया। सफदर साहब ने डॉक्टर को कॉल की। थोड़ी देर में डॉक्टर आ चुकी थी। अनाया को चेकअप करके उसने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि अनाया अब भी होश में थी। मुबारक हो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मुबारक हो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए शाहजेब को देखकर कहा। डॉक्टर के कहने की देर थी। वहां खड़े सब लोग शाहजेब को हैरत से देखने लग गए। सबाहत बेगम बेहोश होने लगी, जिनको शाहजेब बेगम ने सहारा देकर सोफे पर बिठाया था।
जबकि सफदर साहब आंखों से चश्मा उतार कर सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गए। ये कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, ये आप इनको टाइम पर दीजिएगा और इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये कहकर डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी और शाहजेब उसे बाहर तक छोड़ने चला गया, जबकि अनाया अब भी होश में नहीं थी। सबाहत बेगम अब मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी थी। शाहजे की आवाज़ पर शाहजेब भाग कर आया। शहजी बेटा, जल्दी से एक गिलास पानी लाओ। शाहजेब जल्दी से किचन से एक गिलास पानी लाया, जबकि हमदानी साहब अब भी सर पकड़े हुए बैठे थे और बिया साहब सबाहत बेगम को आवाज़ें देकर उठाने में मसरूफ़ थी। शाहजे ने सबाहत की आंखों पर पानी के छींटे मारे, जिससे सबाहत बेगम ने आंखें खोली तो शाहजे बेगम ने बिया के साथ उन्हें खड़ा किया और उन्हें उनके कमरे में ले गई। शाहजेब हमदानी साहब के बराबर में आ बैठा और उनके कंधे पर हाथ रखा। हमदानी साहब ने उसका हाथ झटक दिया। क्या है ये सब शाहजेब, क्या है ये सब, क्या कह रही थी वो डॉक्टर? हमदानी साहब ने चीखते हुए कहा। उनकी आवाज़ से अनाया ने हल्की सी आंखें खोली। चाचू वो अभी शाहजेब कुछ कहता अनाया ने आंखें खोली और शहरयार का नाम लिया, जो सुनकर हमदानी साहब तैश में आ गए और गुस्से से उठकर उसके पास आए। कौन शहरयार? अनाया ने नासमझी की कैफियत में उन्हें देखा। उसने उठने की कोशिश की, जो कि नाकाम हो गई। चाचू, मैं सब बताता हूँ आपको, प्लीज़ आप अभी अनाया को कुछ न कहे। डॉक्टर ने उसे हर तरह की टेंशन से दूर रहने का कहा है। तुम चुप रहो शाहजेब। कितना मान था मुझे इस पर, और इसने एक लम्हा भी नहीं लगाया मेरी इज्जत खाक में मिलाने में। हमदानी साहब की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, जबकि अनाया डरी सहमी हुई उठ बैठी। बताओ कौन है ये शहरयार? किस शहरयार के साथ मिलकर मेरे मुंह पर कालिक मली है तुमने? अनाया खौफ से शाहजेब को देखने लगी। चाचू प्लीज़ मेरी पूरी बात तो सुन ले, इसमें अनाया का कोई कसूर नहीं। शाहजेब की बात सुनकर हमदानी साहब शाहजेब के पास आए। तुम्हारा मतलब है ये रेपिस्ट बेबी है? सबाहत बेगम को जैसे होश आया, वो भाग कर अनाया के कमरे में आई, जबकि शानज़े और अनाबिया भी उनके पीछे चली आई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा ही था तो अनाया ने किस शहरियार का नाम लिया था? हमदानी साहब की बात पर शाहजेब खामोश हो गया था, जबकि सब समझ चुके थे। शाहजेब हकीकत जानता है। सबाहत बेगम शाहजेब के सामने आई। शाहजेब, मैं हाथ जोड़ती हूँ, जो सच है वो बता दो। जो कुछ तुम जानते हो हमें बता दो, और तुम्हें अल्लाह का वास्ता। शाहजेब ने सबाहत बेगम के हाथ नीचे किए। खाला, क्या कर रही हैं आप? प्लीज़ ऐसा मत करें। तुम नहीं जब बताओगे, ठीक है, मैं उसे जान से मार देता हूँ, क्योंकि ये हमारे ख़ानदान पर एक बदनुमा दाग से कम नहीं है। हमदानी साहब जैसे ही अनाया के आगे आए, शाहजेब ने उन्हें रोक लिया। चाचू, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं बताता हूँ आप सबको सच। उसके सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। जैन, उठ जाएं प्लीज़। दूसरी तरफ, और कब तक सोएंगे आप? हानिया, जो सुबह से उठी हुई थी, आमिना बेगम का लाया हुआ ड्रेस पहनकर हल्का सा मेकअप करके तैयार हो चुकी थी। अब जैन को उठाने के लिए बेड पर आई थी। उफ बेगम, थोड़ी देर और सोने दो ना। जैन ने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल के मकाम पर रखा और बंद आंखों से कहने लगा। जैन, क्या हो गया? उठ जाए, अम्मी नीचे इंतजार कर रही हैं हमारा। हानिया ने हाथ पीछे करना चाहा तो जैन ने हाथ खींचकर उसे अपने ऊपर झुका लिया। हानिया के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिसको हानिया ने दूसरे हाथों से पीछे किया। अब हानिया और जैन की नज़रें टकराई थी। हानिया ने जल्दी से नज़रें झुका ली। मेरी जान, मुझसे इतना क्यों शर्माती हो आप? जैन ने उसके माथे पर आए बालों को हटाते हुए कहा, जबकि हानिया ने फिर से जैन को देखा और उसे अपनी तरफ देखते हुए फिर से नज़रें झुका ली। जैन प्लीज़ छोड़े ना मुझे और उठ जाए आप। अच्छा ना, पहले ये बताओ, नींद पूरी कर ली मेरी चश्मचूज़ी ने अपनी? जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि अब हानिया उसके ऊपर से हट चुकी थी। जी हाँ, पूरी हो गई, मगर मेरी नहीं हुई। ओके, गुड नाइट। हानिया के कहने की देर थी। जैन जल्दी से मुंह पर कुशन रखकर फिर से सोने लगा। अरे बस कर दे जैन, उठ जाए प्लीज़। ऐसा ना हो अम्मी यहाँ आ जाए, और फिर जब वो आपको ऐसे सोते हुए देखेंगी ना, फिर आएगा मज़ा। हानिया की बात पर जैन उठ बैठा। अच्छा ना, उठ गया यार। अच्छा सुनो, एक किस ही दे दो ना। सुना है बेगम जब सुबह प्यार से 4-5 किसेस देकर उठाती है तो शौहर का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। जैन कहकर आगे आने लगा। दूर दूर रहे आप। आपने फेस वॉश भी नहीं किया हुआ, दूर रहे आप। हानिया जल्दी से दूर हुई। उफ, ऐसे कर रही हो जैसे मैं कोई सालों से नहाया भी नहीं। भला बेगम ऐसा करती है शौहर के साथ? जैन ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, जब बाहर से आमिना बेगम की आवाज़ आई। वो जैन के उठने का पूछ रही थी। अच्छा ना जैन, आप प्लीज़ जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाएं और ब्रश कर लें। जब आप तैयार हो जाएंगे ना तो
ले लीजिएगा किसेस भी, अब बस जाए प्लीज़। हानिया ये कहकर कमरे से बाहर चली गई, जबकि उसके भागने वाले अंदाज पर जैन मुस्कुराया था। मेरी चश्मिश जूजी भी ना। वार्डरोब से कपड़े लेकर वो बाथरूम में चला गया। दूसरी तरफ, मॉर्निंग माय फ्यूचर वाइफ। बिया अभी सोने में मसरूफ थी जब एक ही मैसेज कोई 10-15 बार आ चुका था। बिया बार बार रिंग होने की आवाज़ पर आँख खोलकर देखने लगी। साइड टेबल से मोबाइल उठाकर उसने स्क्रीन चेक की, जिस पर अरहम का एक ही मैसेज बार बार आ रहा था। ये पागल वागल तो नहीं हो गया? एक ही मैसेज इतनी बार कौन भेजता है? बिया ने व्हाट्सएप चेक किया, जिस पर अरहम ने फूलों वाली पिक्चर भी भेजी हुई थी और यहाँ भी नीचे मॉर्निंग माय फ्यूचर वाइफ लगा हुआ था। बिया ने सोचा अगर उसको रिप्लाई दे दिया तो गले पड़ जाएगा। बिया ने मोबाइल साइलेंट पर लगाया और बात चली गई। वापस आकर हमेशा की तरह आज भी लड़कों वाली ड्रेसिंग करके मोबाइल जेब में रखा और कमरे से बाहर निकल गई, जबकि सबाहत बेगम उसको इस तरह से भाग दौड़ते देख कर हैरान रह गई थी। मॉर्निंग डैड। बिया सफदर साहब के इस माथे पर बोसा देकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठी थी। ये क्या तरीका है सलाम करने का, और ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं? खुदा न खास्ता अगर अरहम या नूरैन ने तुम्हें इस हाल में देख लिया तो क्या सोचेंगे वो लोग? सबाहत बेगम ने हमेशा की तरह आज भी कोई न कोई बात लेकर उसे ताना दिया, जबकि बिया बिना कुछ कहे अपने नाश्ते में बिजी हो गई थी। सबाहत बेगम बस भी करो ना। एक तो उसकी यूं अचानक मंगनी पर वो इतनी उदास थी, अब कहीं जाकर उसका मूड अच्छा हुआ है तो फिर तुम फिर से शुरू हो गई। खबरदार, जो मेरी शेरनी को अब किसी ने कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। हमदानी साहब हमेशा की तरह उसकी वकालत करने लगे, जिस पर बिया सीना तानने वाले अंदाज में सबाहत बेगम को देखने लगी। अच्छा भाई, नहीं कह रही कुछ इसको? अच्छा सफदर, मैं कह रही थी कि नूरैन बेगम कह रही थी इसी साल में इन दोनों की शादी कर दी जाए। सबाहत बेगम की बात पर बिया की आंखें खुली की खुली रह गई। कल ही तो उस पर इतना बड़ा पहाड़ टूटा था और अब फिर से ये सब सुनकर उसके होश उड़ गए। कर लेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? हमदानी साहब ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। हमें भले से जल्दी ना हो, लेकिन उनको है, क्योंकि बेटे को भी है। बिया को सुनकर हैरानी हुई कि उनका एक बेटा और भी है। बिया को सुनकर हैरानी हुई कि अरहम का एक भाई भी है। अच्छा, सही है, फिर करते हैं इस बारे में बात। क्या सही है बाबा? मैंने नहीं करनी इतनी जल्दी शादी। आप मना करें नूरैन आंटी को कि कुछ सालों तक भूल जाए इस बात को। मियाँ ने एब्रो का जाविया बनाते हुए कहा। क्या मतलब कुछ सालों तक भूल जाए? क्या बुढ़ापे में शादी करोगी? सारी उम्र हमारे सरों पर बैठी रहोगी? सबाहत की बातों पर बिया ने हाथ में पकड़ा कांटे का चम्मच उठाकर फेंका और अपनी गाड़ी निकालने बाहर चली गई, जिस पर हमदानी साहब ने सबाहत को घूर कर देखा। अरे रोकें इसे कहीं कपड़े बदल कर जाए। सबाहत बेगम ने बिया को इतने गुस्से में जाते देखकर बोला। खुदा का वास्ता सबाहत, बस कर दो, मत पड़ा करो उसके पीछे तुम। हमदानी साहब ने सख्त लहजे में कहा और वो भी वहां से उठकर ऑफिस के लिए निकल गए। दूसरी तरफ हानिया को पता था अगर वो कमरे में गई तो जो उसने जैन को कहा था वो पूरा करना होगा, इसलिए वो कमरे में ही नहीं गई। जैन तैयार होकर बाहर डाइनिंग पर आ गया। कैसी है अम्मी आप? एक नज़र हानिया पर डालकर उसने आमिना बेगम से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक, चलो अब नाश्ता शुरू करो, हम दोनों कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहकर नाश्ता शुरू कर दिया। जैन बेटा, मैं ये कह रही थी कि वलीमा भी हाथ ही कर दिया जाए, तुम क्या कहते हो? आमिना बेगम ने मुस्कुराते हुए पूछा, जिस पर हानिया भी जैन को देखने लगी। जब आप कहें अम्मी, मगर भाई को इसमें शिरकत करनी पड़ेगी, वरना मैं भी उनकी शादी में ऐसा ही करूँगा। हानिया के साथ हनीमून पर चला जाऊँगा, फिर वो करते रहें अपनी शादी अकेले बैठकर। जैन ने मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर हानिया और आमिना बेगम दोनों मुस्कुराई। अरे ऐसे नहीं कहते, बड़ा भाई है तुम्हारा, और वैसे भी अब मेरी प्यारी बेटी आ गई है ना यहाँ, अब हम दोनों मिलकर तुम्हारे बड़े भाई की शादी की तैयारियां करेंगे। आमिना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर सब नाश्ते में मसरूफ हो गए। जब हमदानी साहब की कॉल आई, जैन ने रिसीव करके सलाम किया। जी जी ज़रूर, मैं अम्मी को बता दूंगा। ये कहकर उसने फ़ोन रखा। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत है ना? जी जी अम्मी, वो हमदानी अंकल कह रहे थे आज दोपहर और शाम का खाना उनके घर खाया जाए। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा चलो ठीक है, फिर हम दोपहर में चले जाएंगे वहाँ। आमिना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। जैन ने मोबाइल स्क्रीन पर नज़र डाली तो अरहम का मैसेज आया हुआ था।
दूल्हा जी, अगर आपकी शादी खत्म हो गई तो मेरी भी दाल गलवा दें। जैन मुस्कुराया, जबकि हानिया उसे ना समझे वाली अंदाज में देखने लगी। जैन के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, जो वो बार बार हानिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ चाचू अनाया पसंद करती है उस लड़के को। अनाया को नहीं पता था वो उसके साथ ऐसा करेगा। शाहजेब ने मुकम्मल बात नहीं बताई थी। अब कहाँ है वो, इस्तेमाल करके फेंक गया ना? हमदानी साहब ने सख्त लहजे में पूछा, जिस पर अनाया गर्दन झुका गई। सबाहत कह दो अपनी इस औलाद से कि इसे अगर मैं इसमें अगर इतनी भी शर्म बाकी है तो जहर खाकर मर जाए, वरना मैं इसे खुद अपने हाथों से मार दूंगा। ये कहकर वो चले गए, जबकि सबाहत बेगम अनाया के पास आई। तुमने ये सिला दिया है मेरी तरबियत का। कितना भरोसा था तुम पर मुझे, मगर तुमने तो मेरी इतने सालों की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिला दी। सबाहत बेगम नफरत भरी निगाहों से उसे देख रही थी। सबाहत, बस करो। अगर इस तरह से सब उसे बातें सुनाते रहेंगे तो इस मसले का हल कैसे निकलेगा? शाहजी बेगम ने सबाहत को चुप करवाते हुए कहा था, जबकि सबाहत बेगम एक अफसोस भरी नजर अनाया पर डालकर कमरे से चली गई थी। शाहजी बेगम को अपनी बहन की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो भी उनके साथ चली गई। जबकि बिया को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह हमदानी साहब के पास चली गई, क्योंकि इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा फिक्र अपने बाबा की थी। शहजी, ये सब। अनाया आंखों में आंसू लिए शाहजेब को देख रही थी। शाहजेब अनाया के पास आया। अनाया, तुम प्रेग्नेंट हो? अनाया सख्ते की हालत में शाहजेब को देख रही थी, जबकि शाहजेब नजरें झुका गया। शाहजेब, आप शहरियार को कॉल करें। क्या? मगर अनाया। शाहजेब, प्लीज़, मुझे मिलना है उससे। अनाया के कहने पर शाहजेब ने शहरियार को कॉल मिलाई। शहरियार, मुझे तुमसे मिलना है। अनाया की आवाज़ सुनकर शहरियार कुछ देर तो खुद को यकीन दिलाता रहा कि ये अनाया ही है, फिर लापरवाह अंदाज में बोला, ठीक है, मैं मसरूफ़ हूँ, कल तक फारिग होकर लोकेशन सेंड कर दूंगा, आ जाना। ये कहकर उसने कॉल कट कर दी। अनाया, क्या कहोगी तुम उसे? मैं जानती हूँ उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मगर ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं शहरियार का भी है, इसलिए अब हर हाल में उसे इस बच्चे की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। अनाया आंखों में आंसू लिए सपाट लहजे में कहने लगी, जबकि शाहजेब समझ चुका था जो अनाया चाहती थी क्या वो मुमकिन हो जाता। क्या कल जब वो शहरियार से मिलने जाने वाली थी, क्या शहरियार उसे अपना लेता? शहरियार, कहाँ जा रहे हो तुम? शहरियार को गाड़ी में बैठते देखकर आलिया ने सवाल किया था। काम से, ये कहकर वो गाड़ी गेट से बाहर निकाल चुका था, जबकि आलिया को शहरियार के जाने की वजह कुछ समझ नहीं आई थी। तकरीबन 10 मिनट में वो एक रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद था। थोड़ी ही देर में अनाया और शाहजेब भी आ गए थे। शाहजेब को देखकर शहरियार का फिर से खून खौलने लगा था, मगर ये सोचकर चुप हो गया कि उसे कौन सा अब अनाया से कोई रिश्ता रखना है जो उसे फर्क पड़े। अनाया ने शाहजेब को बाहर वेट करने का इशारा किया, जिस पर अमल करता हुआ वो बाहर चला गया। क्यों? कहो, क्यों बुलाया है? अनाया उसके लहजे पर उसे देखती रह गई। क्या ये वही शहरियार था जो कुछ दिनों पहले उस पर जान निछावर करता था, और जब उसका मकसद पूरा हो गया तो अब उसका लहजा कितना कड़वा हो गया था। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है शहरियार। अनाया इस वक्त बहुत मजबूर थी, शायद उस बच्चे की वजह से, वरना वो कभी भी उस शख्स की शक्ल तक ना देखती। मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, मगर फिर भी आज तुम्हारे पास चली आई हूँ। बिल्कुल सही कहा, बहुत कुछ गलत हो गया, मगर वो माजी था और ये हाल है। और सच ये है कि मैं अब बहुत जल्द आलिया से शादी करने वाला हूँ। शहरियार की तंजिया अंदाज में की गई बात पर अनाया हैरानी से उसे देखती रह गई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शहरियार? मेरे खातिर नहीं तो इस बच्चे की खातिर ऐसा मत करो। जो कुछ हुआ इसमें इस मासूम की कोई गलती नहीं थी शहरियार। शहरियार अनाया की बातों पर उसे नासमझी वाले अंदाज में देखने लगा। आखिर वो क्या बोले जा रही थी? क्या मतलब? कौन सा बच्चा? किस बच्चे की बात कर रही हो तुम? हमारा बच्चा शहरियार, अनाया ने आंसू साफ करते हुए कहा। व्हाट? हाँ शहरियार, मैं प्रेग्नेंट हूँ। शहरियार उसे हैरत से देखने लगा। आखिर वो किस तरह की बातें कर रही थी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या कहे जा रही हो तुम? हमारा बच्चा? कैसे? क्या आपको नहीं याद उस रात पार्टी में आपने मेरे साथ जबरदस्ती? अनाया ने मुंह पर हाथ रख लिया। वो किस तरह खुद को कंट्रोल कर रही थी, वरना उससे वो लम्हा जब भी याद आता था शहरियार से नफरत होने लगती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे कहने का मतलब है उस रात नशे में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था? शहरियार ने हैरत से कहा। शहरियार, जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। प्लीज़ शहरियार कुछ करे, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। अनाया रो रही थी, मगर शहरियार को कुछ समझ न आया
क्योंकि उस रात जो कुछ हुआ वो आलिया और शहरयार के दरमियान हुआ। फिर अनाया ये कैसे कह सकती थी? मगर फिर उसे याद आया कि उस रात ही तो अनाया शाहजेब के साथ जा चुकी थी। तो क्या ये सब अनाया की साजिश है? शहरयार ने उसकी बातों पर यकीन न किया। तुम्हारे कहने का मतलब है ये बच्चा मेरा है? मैं कैसे मानूं? शहरयार की बात सुनकर अनाया उसे बेयकीनी से देख रही थी। क्या कोई इतना घटिया भी हो सकता था? अनाया को रोता देखकर शाहजेब अंदर आता, जबकि शहरयार मुसलसल उसे नजरअंदाज किए जा रहा था। शहरयार, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तो दो ना सबूत कि ये मेरा बच्चा है। शहरयार की बात शाहजेब भी सुन चुका था। अनाया उसी वक्त वहां से खड़ी हुई, शहरयार भी उसके साथ खड़ा हो गया। शहजी, चलो यहाँ से। अनाया जाने लगी थी जब शहरयार ने उसका रास्ता रोका। कहाँ जा रही हो? सबूत ही तो मांगा था ना। ये थोड़ी कहा था कि मुंह छुपाकर भाग जाओ। और वैसे भी ये जो तुम हर वक्त अपने इस कजिन के साथ घूमती फिरती रहती हो, क्या पता ये बच्चा भी इन्हें, बल्कि इसका, ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि इसका। शहरयार की बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अनाया ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। शाहजेब को भी उसकी इस बात पर बेइंतहा गुस्सा आया था। खबरदार, जो मेरे किरदार पर उंगली उठाई तुमने। मैं तुम्हारी बेवफाई तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने किरदार पर कोई दाग कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तुम? अनाया वहां से निकल गई थी, जबकि शहरयार अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ा उसे जाते देख रहा था। अभी वक्त है शहरयार, संभल जाओ। ऐसा ना हो वक्त हाथ से चला जाए और तुम पछताते रह जाओ। शाहजेब ने उसे एक नज़र देखा और अपने अल्फाज अदा करके वहां से चला गया। शहरयार को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो बच्चा शहरयार का कैसे हो सकता है? शहरयार कभी भी अनाया के करीब नहीं आया, फिर ये क्या हो गया? तुमने रोका क्यों नहीं उसे जाने से? कहीं ऐसा ना हो उसे सच पता चल जाए और बात हमारे हाथों से निकल जाए। समरीन बेगम को खटका हो रहा था कि शहरयार कहीं फिर से तो उस अनाया से मिलने नहीं चला गया। ओहो मॉम, आप क्यों परेशान हो रही है? शहरयार को कुछ याद नहीं कि उस रात उसके साथ कौन था। अगर उसे अनाया से पता चल भी गया कि उस रात अनाया उस कमरे में थी, तो भी शहरयार उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैंने शहरयार को उसके और उसके कजिन के खिलाफ बहुत पट्टियां पढ़ाई हैं। आलिया ने शैतानी मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए कहा। वो दोनों माँ बेटी अपनी सारी सरगोशियां, अपनी सारी साजिशों को अया कर रही थी, जब कमरे के बाहर से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई। समरीन बेगम और आलिया एक दूसरे को देख रही थी। खौफ उनके चेहरे पर साफ जाहिर नजर आ रहा था। वो दोनों जल्दी से कमरे के बाहर गई तो वहाब साहब दिल के मकाम पर हाथ रखे जमीन पर गिरे पड़े थे, साथ एक गुलदस्ता भी टूट पड़ा था। मॉम, कहीं डैड ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? आलिया ने डरते डरते कहा। ये सब छोड़ो, जल्दी से आपा को आवाज़ लगाओ, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, जल्दी करो। समरीन बेगम ने चीखते हुए कहा। आलिया जल्दी से नूरन बेगम और वहाब साहब को बुलाकर लाई और फिर सब वहां से उन्हें अस्पताल लेकर गए। शहरयार गाड़ी चला रहा था, साथ ही अनाया की बातों पर भी गौर कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आलिया ने मुझसे झूठ कहा था? कहीं ऐसा तो नहीं उस रात कमरे में अनाया ही थी? अगर वाकई ऐसा है तो मैं आलिया को नहीं छोड़ूंगा। शहरयार की गिरफ्त हैंडल पर मजबूत हो गई। इतने में वहाज साहब का फोन आया, जिसे सुनकर वो गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की तरफ लेकर गया। वहाज साहब अस्पताल के बाहर खड़े शहरयार का इंतजार कर रहे थे। जब शहरयार गाड़ी पार्क करके आया, डैड, क्या हुआ है चाचू को? बेटा, तुम्हारे चाचू को हार्ट अटैक आया है, अभी वो तुमसे मिलने का कह रहा है, चलो मेरे साथ। शहरयार उनके साथ सीढ़ियां अबूर करता हुआ फर्स्ट फ्लोर पर पेशेंट रूम में गया, जहां वहाज साहब बेड पर लेटे हुए उसके मुंतजिर थे। नूरन और समरीन बेगम भी वहीं मौजूद थे और एक तरफ आलिया खड़ी उसे देख रही थी। चाचू, क्या हुआ है आपको? कैसे हैं अब आप? शहरयार फिक्रमंदी से उनके पास गया और कहने लगा। बेटा, तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? शहरयार ने नासमझी से पूछा। मेरा कोई बेटा नहीं था, हमेशा से ही मैंने तुम्हें अपना सगा बेटा माना है और तुमने हमेशा ही मेरा बेटा बनकर भी दिखाया है। मुझे उम्मीद है तुम आज मेरी एक और ख्वाहिश ज़रूर पूरी करोगे। सभी वहाब को हैरत से देख रहे थे कि आखिर वो क्या कहने वाले हैं। जी चाचू, कहे शहरयार, तुम आज ही मेरी आलिया से निकाह कर लो। सभी उनकी बात पर हैरान थे। मगर चाचू, कुछ ही दिन तो बाकी रह गए हैं हमारी शादी में, फिर निकाह आज ही क्यों? शहरयार, तुमने हमेशा मेरी हर बात मानी है और मुझे यकीन है तुम मेरी इस बात पर इनकार नहीं करोगे। शहरयार के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, जब वहाज साहब ने आगे बढ़कर जवाब दिया।
वहाब तुम क्यों परेशान होते हो? इनका निकाह आज ही होगा। शहरियार ने भला कभी तुम्हारी किसी बात को टाला है जो इस बात पर इनकार करेगा? शहरयार अपने डैड को देखने लगा। तभी नूरन बेगम भी कहने लगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं बहाज, आप निकाह आज ही होगा। शहरयार को तो सोचने का वक्त भी नहीं दिया गया था, जब मगर वो करता भी क्या, कुछ दिनों बाद ही तो उनकी शादी थी। तो आज ही सही। समरीन और आलिया दिल ही दिल में बेहद खुश थी। आखिर क्यों ना होती, उन्होंने बेसब्री से इस दिन का इंतजार जो किया था, और शायद ऐसे ही सही आज उनका निकाह हो ही रहा था। दूसरी तरफ जैन हानिया और आमिना बेगम को लेकर सफदर साहब के घर आया हुआ था, जबकि बिया घर पर नहीं थी। हानिया ने उसे कॉल की तो उसने दोबारा कॉल कट कर दी। हानिया को उसका यूं इस तरह से कॉल काटना बहुत बुरा लगा, मगर थोड़ी ही देर में वो घर आ गई थी। आमिना बेगम और जैन को सलाम करके वो अपने कमरे में चली गई और हानिया भी उसके पीछे आ गई। एंगेजमेंट मुबारक हो बिया। हानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कर दे, तुझे सब पता था ना कि वो बंदर के मुंह वाला ये घटिया हरकत करने वाला है, फिर भी तू चुप रही। अब मुझे तुझसे बात नहीं करनी। बिया के बंदर कहने पर हानिया को हंसी आई थी। अरे बस बस, वो तेरा होने वाला हस्बैंड है, और अपने हबी को यूं बंदर कहना बहुत गलत बात है। और वो रिश्ता ही लाया था, इसमें कौन सी घटिया हरकत है? बेटा बहुत खुशनसीब हो तुम जो वो तुमसे मोहब्बत करता है, वरना वो तो किसी को मुंह भी नहीं लगाए। बिया खामोशी से बैठी रही। आखिर उसे अरहम इतना बुरा क्यों लगता था? यार बिया बस कर दे, तेरे यूं नाराज रहने से सब बदल तो नहीं जाएगा ना। और वैसे क्या बुराई है अरहम में? अच्छा खासा हैंडसम नौजवान है, बिल्कुल हीरो जैसा लगता है। और फिर ये भी सोच, उसने तुझे तेरी उन गुंडों वाली हरकतों के साथ कबूल किया है। यार तू यार तू ना करता, मैं कौन सा उस दुनिया की आखिरी लड़की हूँ? मैं कौन सा मरी जा रही थी उसके पीछे? हानिया को उसका इस कदर खफा रहना कुछ अजीब लगा। भैया देखो, मुझे पता है तुम्हारी अरहम से नहीं बनती, मगर एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, महसूस करो, क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं? क्या वो इतना बुरा है जो तुम उसको हर वक्त इग्नोर करती रहती हो? ये मत भूलो, पहले वो भी ऐसा ही था, मगर तुम्हारी मोहब्बत में कितना बदल गया। वो यहाँ तक उसने अपना वो मखसूस लॉकेट भी उतार दिया। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रही उसकी मोहब्बत? ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते, समझी तुम? हानिया के कहने की देर थी, अरहम का चेहरा उसके सामने आ गया था। उसका मुस्कुराता चेहरा, उसकी वो एक तरफा मुस्कुराहट, उसके चलने का अंदाज, बात करने का अंदाज, वो सबसे खास जब उसने उन लड़कों को मारा था और सबसे खास जब उसने उन लड़कों को मारा था। क्या वो वाकई बिया से मोहब्बत करता था? फिर बिया उसके साथ ऐसा क्यों करती थी? क्यों उसकी हर बात का जवाब उल्टा देती थी? हानिया के कमरे से जाने के बाद बिया ने आज पहली बार मोहब्बत के बारे में सोचा। दिल के मकाम पर हाथ रखा और अरहम का नाम लिया। अरहम। उसका दिल वाकई धड़क रहा था। क्या मतलब है इस बीट मिस का? वो खुद से सवाल करने लगी, तब जब भी अरहम की आवाज़ आई, मोहब्बत। बिया एकदम चौंकी और जैसे मुड़कर देखा, सामने अरहम खड़ा था। शायद ये सब प्लानिंग हानिया और जैन की थी। हाँ बिया, मोहब्बत। तुम्हें भी अरहम अब्बास खान से मोहब्बत हो गई है? बिया साकित खड़ी उसे ही देखे जा रही थी, जैसे उसकी आंखों को यकीन ही ना आ रहा हो कि वो इस वक्त उसके सामने खड़ा है। तुम अंदर कैसे आए? ये वक्त ऐसे सवालात करने का नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते के बारे में सोचने का है। और हम चलता हुआ उसके बहुत करीब आया और कान में सरगोशी नुमा अंदाज में कहने लगा, कहो, तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है? क्योंकि बिया इसके यूं अचानक करीब आ जाने से लाइल थी, इसलिए अचानक पीछे गिरने लगी। जब हरम ने उसको कमर से पकड़ा और गिरने से बचाया। क्या बकवास है ये? पीछे हटो। वो बिया के इतने करीब था कि उसकी गर्म सांसें बिया के चेहरे को झुलसा रही थी। ये बकवास नहीं, मेरा सवाल है। और पीछे मैं जब तक नहीं हटूंगा, जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब ना दे दो। और हाँ, जवाब मेरी उम्मीद के मुताबिक ही होना चाहिए। अरम की गिरफ्त बिया की कमर पर और भी ज्यादा सख्त हो गई, जबकि बिया ने आंखें बंद की हुई थी और दोनों हाथों से अरहम की शर्ट को मुट्ठी से दबोचा हुआ था। मुझे मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं। अभी वो कुछ और कहती जब अरहम ने उसे खड़ा करके उसके होठों को निशाना बनाना चाहा और बना भी लिया। आखिर वो करता भी क्या, हर कोशिश कर ली थी, मगर शायद अब वो अपनी पर आ चुका था। बिया को हर हाल में मुकम्मल तौर पर वो अपना बनाना चाहता था। वो बिया के होठों पर अपनी शिद्दत दिखा रहा था, जबकि बिया मुसलसल उसके सीने पर मुक्के मारकर उसे दूर करने में मसरूफ थी। मगर वो भी अरहम अब्बास खान था। उसने बिया के होठों पर शिद्दत और भी ज्यादा कर दी। जब बिया बाहर
हुरबा इस्तेम जब बिया हर हुरबा इस्तेमाल करके नाकाम हो गई तो थक कर हाथ ढीले छोड़ दिए। तकरीबन 3 मिनट तक अरहम ने उसके होठों को कैद रखा और फिर बिल्कुल आराम से उन होठों को आज़ाद किया। मगर हाथ अब भी अरहम ने मजबूती से थामे हुए थे, इसलिए वो दूर ना हो सकी। अरहम के सीने पर सर झुकाकर बिया तेज तेज सांसें लेने लगी। अरहम को उसकी यह अदा पसंद आई थी। अरहम ने एक हाथ से उसके चेहरे का रुख ऊपर किया। जब उन दोनों की नजरें मिली, क्या अब भी यही कहोगी कि मुझसे प्यार नहीं करती? अरहम ने बिया की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। अरहम प्लीज छोड़ो मुझे। मेरी बात का जवाब ये नहीं है अनाबिया। मेरी बात का जवाब मेरे मुताबिक दो, तब तुम्हें आज़ाद करूंगा। वरना ये जो छोटा सा जुल्म मैंने तुम्हारे इन नाजुक से होठों पर किया है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से करना शुरू हो जाओ। और हाँ, एक और बात, जो जवाब तुम मुझे देने जा रही हो मेरे मुताबिक होगा, मगर उस पर कायम तुम सारी जिंदगी रहोगी और इस बात को दिल से पूरा करोगी। बिया अब भी उसकी सांस से अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसका बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसे अरहम की बाहों में सुकून मिल रहा था। क्या था इन सब का मतलब? अरहम ने बिया पर अपनी गिरफ्त और भी ज्यादा मजबूत की, जिसका मतलब साफ था, वो उसका जवाब का मुंतजिर था। बिया उसके इरादे समझ चुकी थी। वो अब फिर से उसके लबों को देख रहा था। अभी वो लबों पर लब रखने ही वाला था जब बिया ने एकदम आंखें मीच कर कहा, हाँ हाँ, मुझे मोहब्बत है तुमसे। उसके कहने की देर थी, अरहम ने उसके लबों पर अपने लब रखे और एक लम्हे में ही उसके लबों को आज़ाद कर दिया। गुड मेरी शेरनी, अब इस बात पर कायम भी रहना। अरहम ये कहकर उसे आज़ाद करता हुआ वापस जाने के लिए पलटा, लेकिन फिर से रुका। और हाँ, ये दूसरी बार इन नाजुक होठों पर जो मैंने किया वो जुल्म नहीं था, बल्कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा इनाम था, मोहब्बत को कबूल करने का। ये कहकर वो अपनी इस मखसूस मुस्कुराहट के साथ वापस दरवाजे से बाहर चला गया था, जबकि बिया का तो बंद होने को था। वो क्या सोचती कि वो अंदर कैसे आया, कैसी किसी ने उसे देखा तो नहीं। उसे बस इस वक्त अरहम की परफ्यूम की खुशबू और उसके लम्स की मिठास महसूस हो रही थी। वो लड़की जो कभी किसी से मुतासिर नहीं हुई, कभी किसी की बातों में नहीं आई, आज वही लड़की अरहम अब्बास खान की बाहों में कैद हुई थी। और शायद ये सब उससे बुरा भी नहीं लगा था। नहीं, कभी भी नहीं। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अनाया सबाहत बेगम की बात पर ही एकदम खड़ी हुई। नहीं तो क्या करोगी इस बच्चे का तुम, जब इसका बाप ही इस बच्चे को कबूल करने से इनकार कर रहा है? अम्मी, आप तो ऐसा ना कहें। आप भी तो एक माँ है ना। आप कैसे कह सकती है कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाने से पहले ही खत्म कर दूं? अनाया बेयकीनी से अपनी माँ को देख रही थी, जबकि शाहजेब बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा था। क्या कमी थी शाहजेब में जो तुम शहरियार के साथ नाजायज रिश्ता बनाए रखी थी? अगर तुम ऐसा ना करती तो आज शाहजेब तुम्हारा शौहर शौहर होता अनाया। अम्मी प्लीज़, शहजी सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त है और कुछ नहीं। मैं कभी भी उन्हें इस नज़र से नहीं देखूंगी और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अनाया सबाहत की बातों पर हैरान थी और फिर वो उस बात से भी तो अनजान थी कि जिसको वो अपना अच्छा दोस्त कहती है वो उसके लिए क्या जज्बात रखता है। अनाया के अल्फाज सुनकर शाहजेब और भी ज्यादा उदास हो गया था। 2 दिन हो चुके थे मगर शाहजेब ने अनाया को अकेला नहीं छोड़ा था। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी। एक शाहजेब ही था जो उसके साथ था, जो उसका ख्याल रखता था। सबाहत अपनी बेटी को कहो उस बच्चे के बाप को कहे कहीं से भी ढूंढ कर लाए। अगर वो आ गया तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा और उसे उस लड़के के साथ रुखसत कर दूंगा। और अगर वो लड़का ना आया तो उसको कहो वक्त ज़ाया किए बिना अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। मैं उसकी शक्ल दोबारा इस घर में ना देखूं। हमदानी साहब हॉल में जहाँ सब मौजूद थे वहाँ ये कहकर चले गए, जबकि सबाहत बेगम हमदानी साहब की बातों पर रो रही थी। आपा, मेरी बच्ची कहाँ जाएगी अब? आप समझाएं ना सफदर को। आपा, मेरी बच्ची की कोई गलती नहीं है इसमें। मैं उसे कैसे खुद से जुदा कर दूं? शान से मुसलसल अपनी बहन को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर सबाहत करती भी क्या, एक माँ थी ना। कैसे अपनी औलाद को बेआसरा छोड़ देती? सबाहत, तुम परेशान ना हो। शाहजेब उस लड़के को जानता है। वो उस लड़के को हर हाल में यहाँ लेकर आएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अनाया के साथ अब कुछ भी गलत नहीं होगा। शाहजेब शांसे का इशारा समझते हुए अनाया के कमरे में गया। अनाया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चाचू का कहना है कि कुछ भी करके शहरियार को यहाँ लाया जाए। अगर वो यहाँ आ गया तो तुम दोनों का निकाह हो जाएगा और अगर नहीं आया तो। शाहजेब एकदम से चुप हुआ।
तो मुझे यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा, वरना वो मुझे जान से मारकर अपनी इज्जत पर लगे दाग को साफ कर लेंगे। ऐसा ही है ना? अनाया की बात पर शाहजेब नजर झुकाए गया। आखिर वो क्या कहता? आखिर वो अनाया से किस तरह की मोहब्बत करता था, जो वो हमेशा से अनाया की ही बात एक गुलाम की तरह हाथ बांधे नजर झुकाए सुनता रहता था। आखिर ये कैसी मोहब्बत थी? शहजी, आप मुझे एक और बार शहरयार से मिलवाने के लिए ले चले। वो जो सबूत मांगेगा मैं देने को तैयार हूँ। अनाया की बात पर शाहजेब हैरान हुआ कि आखिर वो इतनी ज्यादा मजबूर हो गई थी उस बच्चे के लिए कि शहरयार की हर नाजायज बात को बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार थी। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ उसे। शाहज़ेब मोबाइल जेब से निकाल कर कमरे से बाहर चला गया था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि शहरयार, जो कि एक निकाह कर चुका है, क्या वो अपने बच्चे को कबूल कर लेगा? तकरीबन शाम 4 बजे का वक्त था। बिया अपने कमरे में सो रही थी जब सबाहत बेगम उसके कमरे में आई। अब उठ जाओ बिया, और कितना सोना है? सबाहत बेगम की बातों का बिया पर कोई असर न हुआ। जब सबाहत बेगम ने दोबारा उसे कहा, बिया उठो, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। सबाहत के कहने की देर थी, बारिश का सुनकर बिया ऐसे उठ बैठी जैसे जाग ही रही हो। है? बारिश? याहू! अरे सुनो तो सही बिया। बिना कुछ सुने वो बाहर लॉन में चली गई। हाय अल्लाह जी, कितनी ठंडी ठंडी बारिश है। अभी वो बाहर लॉन में बारिश एंजॉय करने में बिजी थी जब अरहम की गाड़ी घर के गेट से अंदर दाखिल हुई। अरहम, जिसे सफदर साहब ने कोई अहम बात करने के लिए बुलाया था, वो गाड़ी के अंदर से बैठा लॉन में खड़ी लड़की को हैरत से देख रहा था। इसे बारिश भी पसंद है? वाओ! हमेशा चश्मा उतार कर एक तरफा मुस्कुराहट लिए वो उसे आंख भर कर देख रहा था। अरहम जैसे गाड़ी से बाहर निकला, मुलाजिम छतरी लिए अरहम के पास आया। सफदर अंकल कहाँ है? एक रौबदार अंदाज में अरहम ने मुलाजिम से सवाल किया। अरहम साहब, वो अंदर स्टडी रूम में आप ही के मुंतजिर है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। ये कहकर अरहम रिया की तरफ मुतवज्जा हुआ, और वो अब तक बारिश में भीगने में इतनी मसरूफ थी कि उसे खबर ही नहीं हुई कि कोई उसे कितनी हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। और हम अब तक खड़ा उसे ही देख रहा था जब मुलाजिम दोबारा आया। बिया बीबी, आपको बड़े साहब स्टडी रूम में बुला रहे हैं। मुलाजिम की आवाज़ और बिया की नज़र गेट पर खड़ी गाड़ी पर गई, फिर सामने खड़े अरहम पर गई। वो एकदम से सीधी होकर खड़ी हुई। तो तुम्हें बारिश पसंद है? अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा, जब उसकी ये दिलकश मुस्कुराहट से बिया की फिर से बीट मिस हुई थी। आखिर वो कितना प्यारा लग रहा था यूं मुस्कुराते हुए। बिया बिना कुछ कहे वहां से अंदर अपने कमरे में जाने लगी। जब अरहम ने उसका हाथ पकड़ा, सुनो, आज एक और बार कहकर दिखाओ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। बिया अरहम की बात पर नजर झुका गई। आखिर उसे कितनी शर्म आ रही थी अरहम से। कहो ना प्लीज, सिर्फ एक बार और, वरना इस दिन वाली बात याद है ना? अरहम उसके करीब आने लगा। बिया उसकी इस हरकत पर उसे आंखें खोल कर घूरने लगी, जिस पर अरहम मुस्कुराया। अरहम, हाथ छोड़ो, मेरा कोई देख लेगा। बिया ने उससे दूर होते हुए कहा। तो देखने दो, मंगेतर हूँ तुम्हारा। अरहम और भी ज्यादा करीब आ गया था। बिया को उसकी नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। अरहम प्लीज छोड़े ना। बिया ने इल्तिजा नजरों से उसे देखा, जिस पर अरहम थोड़ा हैरान हुआ। वो, ओह, अब इतनी प्यार से कह ही दिया तो चलो छोड़ देता हूँ। अरहम ने उसका हाथ छोड़ा। वो भाग कर सीढ़ियाँ अबूर करते हुए कमरे में चली गई। अरहम उसकी स्पीड चेक करके मुस्कुराया था। बिया कमरा लॉक करके तेज तेज सांसें लेने लगी। ये क्या हो गया है मुझे? कहीं मुझे सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया? बिया ने आंखों पर हाथ रखकर आखिरी अल्फाज मुस्कुराते हुए खुद से कहे थे। वो जल्दी से बात चली गई थी क्योंकि पूरी भीग चुकी थी, और सफदर साहब ने भी उसे किसी अहम बात करने के लिए बुलाया था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्म में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्म में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।